चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का साइंस स्पेशल बैच में स्वागत है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं आपका अपना बैच साइंस स्पेशल बैच में। आपका एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरपीएफ हो गए, आपका ड्राइवर हो गया, एनटीपीसी हो गया या आपका ग्रुप डी हो गया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रखेगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा नहीं है जहां पर आपके साइंस से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, चलिए तैयार हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। और यह साइंस का हम लोग का आज 8वां क्लास है, ठीक है। फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको उपस्थित है। प्रतिदिन 25 से 30 साइंस के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, जो आपके आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगा, चाहे बिहार दरोगा ही क्यों ना हो, उसके लिए आपका काफी मदद मिलेगा यहाँ से। तो आप लोग इसे डेली याद करते चले। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपके ऊपर जोर नहीं है। 30 प्रश्न में से अगर आप देखेंगे तो वैसे प्रश्न जो आपको याद है वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। जो याद नहीं है आपको, जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उसको आप याद कर लेंगे, ये बेहतर काम होता है, ठीक है ना। कुछ प्रश्न को देख लिया और आपको लगेगा कि हमको आता है, लगने से नहीं होता है। जब तक आपका एग्जाम कहीं क्लियर नहीं होता तब तक आपको निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आपके समय को उपयोगी में बदलते हैं। और हम लोग आज का पहला सवाल है साइंस, ध्यान दीजिएगा, साइंस स्पेशल बैच का, कि सिक्का किस धातु का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा सवाल आपसे पूछ रहा है कि सिक्का किस धातु का बना होता है। तो तांबा और टीन का बना होता है। सिक्का किसका बना होता है? तांबा और टीन का। तांबा कितना प्रतिशत रहेगा? 88% रहेगा। और टीन कितना रहेगा? 12% रहेगा। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का, ठीक है। उसमें कितना प्रतिशत? तो 88% क्या रहेगा आपका? तांबा। और टीन कितना रहेगा? 12% रहेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि सिक्का की ढलाई भारत के 4 शहरों में होती है। कितने? 4 शहर का नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दें कि सिक्का की जो ढलाई होती है वो 4 शहर कौन कौन है, जहां पर सिक्का और जिसको आप टकसाल कहते हैं, ठीक है, जहां पर भारत सरकार का सिक्का और पदक का ढलाई होता है, वो 4 शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें जल्द। लीवर में किस विटामिन का संचय होता है? तो विटामिन ए का। लीवर में कौन सा विटामिन होता है? ए का, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो सबसे बेहतर सर्वोत्तम स्रोत है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा, इसके कमेंट बॉक्स में उत्तर को आप लोग छापे। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के गति का नियम कौन देता है? केपलर। ग्रहों के गति का नियम कौन देता है? केपलर। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है? केपलर। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। जो किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, साबुन का बुलबुला, सर्फ का बुलबुला, ठीक है ना, वो रंगीन दिखाई देता है। या कोई तेल है, पानी की सतह पर जब गिर जाएगा तो चमकीला प्रतीत होता है। इस सभी का कारण व्यतिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण हो जाएगा। अगला, किसे लाल द्रव के उपनाम से भी जानते हैं? किसे लाल द्रव के उपनाम से भी जानते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव या लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव या लाल दवा के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपसे पूछ रहा है, तो वो टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य का जो लार सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ध्यान दीजिएगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगा। और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, चाबी भरा नहीं, खिलौना है चाबी भरा, वहां भी होगा। अगर आपके घर में छत पर टंकी है, उसमें जो पानी जमा है वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी है। किसी पहाड़ पर पानी जमा, वही पोटेंशियल एनर्जी का काम कर रहा है। ये बोर्ड टंगा हुआ, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब वैसा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो जिसमें ऊंचाई है, ऊंचाई लगा हुआ है, द्रव्यमान है, और वो ऊंचाई परिवर्तन के कारण काम कर रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। ध्यान रखेंगे, काइनेटिक ऊर्जा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है गति के कारण, जैसे चलता हुआ गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ठीक है ना। इसमें या कोई खिलौना हुआ, नाचता हुआ लट्टू, दौड़ता हुआ मनुष्य, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी। और चाबी भरी घड़ी में जब यही चाबी भर के जब चलने लगेगा तो वो काइनेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। और जब तक चाबी भरा हुआ वो कौन सा ऊर्जा होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा।
सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ध्यान देंगे, सोनार एक यंत्र है, ठीक है ना, जो समुद्र की गहराई या दूरी उसमें जो छिपा हुआ वस्तु उसको मापेगा। तो कौन लाता है उसका प्रयोग में? नौ संचालक, ठीक है ना। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाएगा? नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का अधिकांश प्रयोग कौन करते हैं? नौ संचालक करते हैं बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल आप लोग के लिए लिया है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? देखेंगे, यही सोनार का। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। बोले ना, समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का, समुद्र के अंदर गहराई आकलन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार कौन लाएगा? नौ संचालक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अधिकांश रूप से। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण कौन करेगा? ईईजी करेगा, ठीक है ना। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा करता है, किया जाता है? ईईजी के द्वारा किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? आरबीसी के माध्यम से होती है। शरीर में ऑक्सीजन का जो पूर्ति करने का कौन करेगा? आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछेगा तो कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल बता दीजिए कमेंट करके, कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम पूछ रहा है, H1N1 होता है। स्वाइन फ्लू जो पक्षियों के द्वारा, मुर्गा जो पक्षी होता है उसके द्वारा फैलता है, तो कौन सा वायरस है? H1N1 के द्वारा ये फैलता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की चाल आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, वस्तु की चाल आपको आधी करने के लिए बोला, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव रह जाएगा? तो 1/4 रह जाएगी। कितना रह जाएगी? 1/4 रह जाएगी, ध्यान रखेंगे। शुद्ध जल का आपसे घनत्व पूछ रहा है, कितना होता है? तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका? शुद्ध जल का घनत्व होता है। हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका, है ना, 15। क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ का घनत्व, अभी पानी का पूछा था 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, अगर पानी बर्फ का पूछ देगा तो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हो गया कि बर्फ का घनत्व कम होता है किसके अपेक्षा? पानी के अपेक्षा। इसीलिए बर्फ है जो पानी में डूब जाएगा, ठीक है ना, क्या सॉरी तैरेगा। बर्फ का हल्का होता है, बर्फ हल्का होता है तो पानी में क्या होगा? तैरेगा। पानी में क्या होगा? तैरेगा। लेकिन एल्कोहल में डूब जाएगा। एल्कोहल में क्या होता है? बर्फ को एल्कोहल में डालेंगे तो डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। पानी की अपेक्षा इसका घनत्व हल्का होता है, इसलिए क्या होगा? ये पानी में तैरेगा। कितना भाग? तो 1/9 भाग इसका पानी के ऊपर रहता है, ठीक है ना। 1/9 भाग पानी के ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कहता है, दूध द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में, ध्यान दीजिएगा, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में द्रव क्या होगा? कम चढ़ता है। द्रव क्या होगा? कम चढ़ेगा। अगर द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो केशिका नली क्या है? एक पतली नली है जिसके सहारा से लिक्विड है जो ऊपर चढ़ता है। जैसे आप लालटेन, दीपक का बत्ती जो देख रहे हैं उसमें जो घी, तेल या पानी जो भी आप चढ़ेगा वो किसके कारण चढ़ेगा? केशिकत्व के कारण। तो केशिकत्व में क्या रहता है? केशिका नली रहती है, एक पतली नली रहती है। तो अगर द्रव का घनत्व अधिक है तो पानी उसमें कम चढ़ेगा, अगर घनत्व कम है तो वो तेजी से चढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन यही आपसे पूछता है गैस की श्यानता, ताप बढ़ेगा तो गैस के श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। द्रव का रहेगा तो घट जाएगा, आंसर देंगे। अगर गैस का रहता, किसका रहता? गैस का। गैस का रहता तो आप क्या बोलते हैं? बढ़ जाती है, गैस की श्यानता बढ़ जाती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है, देखते होंगे, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। यंग प्रत्यास्था का गुणांक पूछ रहा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक पूछ रहा है। किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूला कोई झूल रहा है, झूला पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। अब अगला सवाल, यदि झूले पर एक व्यक्ति का स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए, एक व्यक्ति का स्थान पर बैठ जाने के बाद करा खड़ा नहीं, बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यदि एक झूले पर एक व्यक्ति का स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अप्रवर्तित रहता है, प्रभावित नहीं करेगा। और झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, अगर उस पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, क्योंकि लंबाई इसको प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करेगा? लंबाई प्रभावित करेगा। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होगा गैस में, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो ठोस में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहां होगा? गैस में होगा बच्चे। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कहां होता है तो ठोस में, और ठोस में भी सबसे ज्यादा इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग के तापमान घटने से क्या होगा? तो घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से, कहेगा वायु में ध्वनि का वेग तापमान अगर घट जाएगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? घट जाएगा। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर कह देगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ जाएगा। मीटर पर सेकेंड वेग बोल रहा है ना, 1 मिनट, वेग हो जाएगा, वेग का मीटर पर सेकेंड होगा 0.61 0.61 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला ध्यान देंगे। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? 4.2 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी का मान पूछ रहा कितना होगा? 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कमरे का समान ताप होता है। कमरे का समान ताप कितना होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। कमरे का समान ताप कितना? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरा का समान ताप पूछेगा तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है सेल्सियस पैमाना में? आप लोग बताइए, मनुष्य के शरीर का समान तापमान सेल्सियस पैमाना में कितना होता है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। कमरे का समान ताप आपसे पूछेगा, वो तो हम बता दिए 27 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका शरीर के टेम्परेचर समान ताप सेल्सियस पैमाना में कितना होता है ये आपको बताना है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। झरना में जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घर्षण के कारण क्या हो जाए? बढ़ जाना है। विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है? तो संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होने का कारण क्या है? संवहन है। दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दाब बढ़ाइएगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ठीक है। किसने सर्वप्रथम दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी। 30वां प्रश्न आज का देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी के द्वारा दिखलाया गया था। तो बच्चों फिर से आज हम लोग 8 क्लास में, साइंस के 8वां क्लास हम लोग का था आज, और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग समाप्त किए हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए यह काफी उपयोगी होगा, बस इसे आप लोग याद कर लें। तो कल अपने नए टॉपिक के साथ साइंस स्पेशल बैच में 3 बजे आपसे मुलाकात पुनः होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, शुभ।